तो चलिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजी और इसका मीनिंग। तो हमने अपना सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन इसका जो है वो समझना है। इंट्रोडक्शन को समझते हुए हम जो है अपने फर्दर टॉपिक्स जो है कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ वर्ड आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें तो साइकोलॉजी का मीनिंग होता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी को क्या कहते हैं हिंदी में? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ मतलब यहाँ होता है, अर्थ होता है चीज़ों को जानना सिखाता है। मतलब मनोविज्ञान क्या है? हमें चीज़ों को समझना सिखाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, एक वर्ड दिया है यहाँ पर फिलोसफी। थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं आपको ताकि क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पर ये एक वर्ड दिया है आपको, फिलोसफी। अब फिलोसफी का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम बोलते हैं इसको दर्शन शास्त्र। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। और फिलोसफी से ही जो एक टर्म निकली है आपकी साइकोलॉजी, और जिसे हम स्टडी करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और ये आपका सब्जेक्ट जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे जिस तरीके से होती है उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया गया है। अब टीचिंग में इसलिए इंक्लूड किया जाता है कि आप कल को स्कूल में टीच करेंगे तो हाँ, बच्चों की साइकोलॉजी आपको समझनी है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहले अगर हम यह कंसेप्ट देखें तो यहाँ आता है आपका अरस्तु। अरस्तु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। सबसे पहले यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है जिसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? अरस्तु ने बोला कि आत्मा का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। सबसे पहले अरस्तु एरिस्टोटल ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा मनोविज्ञान का मतलब है आत्मा का विज्ञान। तो इसी बात के जो समर्थक थे एरिस्टोटल के, कुछ समर्थक यहाँ पूछे जाते हैं जैसे प्लेटो है, डेकार्टे है, इन लोगों ने इसी बात को जो है सपोर्ट किया, इसी बात के ये समर्थक रहे। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि एरिस्टोटल के समर्थक कौन कौन थे, या फिर ये क्वेश्चन बन जाए कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इस तरीके से बन सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है? फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी कौन है? एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, वो इस बात से क्या थे? सहमत थे। तो 16वीं सदी के अंत तक जो है ये अरस्तु की यही बात चलती रही कि आत्मा का विज्ञान ही क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। फिर इसके बाद आया पेम्पनोजी। पेम्पनोजी ने क्या कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं है, मतलब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। जिसका नाम ही मनोविज्ञान है तो वहाँ आत्मा का कोई जिक्र नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने कहा जब ये शब्द को हम देखें तो ये मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, आत्मा का नहीं है। तो पेम्पनोजी का ये मानना था कि ये मन का विज्ञान है और आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तो ये बात जो है इनकी क्या रही, 17th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई तो ये कॉन्सेप्ट माना जाने लगा। ये कॉन्सेप्ट लोगों ने मतलब जो है इसको मान लिया। और 18th सेंचुरी के एंड तक भी यही परिभाषा जो है इसकी चलती रही। फिर आया रुडोल्फ गोएकल। अब रुडोल्फ गोएकल की अगर हम बात करें तो 1590 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी और इस पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। इससे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता था, मतलब साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले रुडोल्फ गोएकल ने दिया 1590 में अपनी बुक में। इससे पहले इसे मनोविज्ञान के नाम से जानते थे और उससे भी पहले इसको मानसिक दर्शन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेम्पनोजी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसके समर्थक कौन कौन थे, तो इसके समर्थक थे थॉमस रीड, वर्कली, जोन लॉक। ये सब पेम्पनोजी के समर्थक में थे। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को अगर अंडरस्टैंड करें तो साइकी प्लस लोकस दो वर्ड से मिला है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है हिंदी में अध्ययन, और जिसको आत्मा को हम सोल कहते हैं और इसको स्टडी। तो आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। ठीक है, तो अभी ये वर्ड पूछे जाते हैं आपसे तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से जो है वो डेफिनेशन दिए। अब यहाँ पर एक गैरेट के अनुसार, गैरेट ने क्या कहा कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा से मानी जाती है। ठीक है, इनका ये मानना था कि गैरेट ने क्या कहा कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक और यूनानी भाषा से मानी जाती है, आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। तो गैरेट भी इसी बात से सहमत थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना।
क्योंकि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? सिंपल इसका आंसर होना चाहिए अंग्रेजी भाषा का। अब ये मत कर देना साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा से ये शब्द लिए गए हैं, साइकी व लोगस। इन दोनों के मिलन से जो वर्ड बना है साइकोलॉजी, ये अपने आप में इंग्लिश का एक वर्ड बनता है। राइट, आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो दी गई है, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है और मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये किसने दी थी? केलर ने दी थी कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। फिर नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आया, देखिए सबसे पहले आत्मा का अध्ययन है, ये कॉन्सेप्ट चला। फिर पैम्पोनेज़ी ने कहा कि मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, फिर वो कॉन्सेप्ट चला। फिर थर्ड नंबर पे जो कॉन्सेप्ट आया वो विलियम वुंट का आया। विलियम वुंट ने कहा चेतना का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान। 19th सेंचुरी के अंदर ये बात चली और इसके समर्थक कौन थे? विलियम जेम्स, जेम्स ली, वाइवर्स और टिचनर। ये इन लोगों ने सपोर्ट किया इस बात को, चेतना का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया इसके बाद विलियम मैकडूगल। अब विलियम मैकडूगल की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। हिंदी में इसे कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। तो इंग्लिश में नेम याद रख सकते हैं, हिंदी में याद रख सकते हैं, आपकी जैसा आपको जो इजी लगे। ये बुक कब आई? 1905 में आई। और ये जो बुक लिखी गई थी 1905 में, इसके पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द को बुरा बता दिया गया और यहाँ पर पहली बार व्यवहार शब्द को जो है ये पहली बार प्रयोग किया गया इस पुस्तक के अंदर। मतलब विलियम मैकडूगल ने क्या कहा कि व्यवहार शब्द का प्रयोग करना चाहिए, चेतना शब्द को इन्होंने गलत ठहरा दिया। लेकिन जो विलियम वुड थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था चेतना का। अब यहाँ पर एक और जो थे ऑथर या फिर ये साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड का थोड़ा सा देखते हैं इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के फियाना शहर में रहने वाले थे, वहाँ से संबंध रखते थे। ये एक डॉक्टर थे, पागलों के डॉक्टर थे, मतलब कि ये जो मेंटल होते हैं उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते थे। तो इन्होंने मन का विश्लेषण किया और सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणवाद। राइट, अब इन्होंने मन को जो है 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। चेतन मन क्या होता है और चेतन मन क्या होता है? तो याद रखेंगे यहाँ से आपका, इस स्लाइड से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आराम से बनेंगे आपके एग्जाम में, तो इसे बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करेंगे। चेतन मन वो होता है जो डायरेक्टली इच्छाओं को पूरा करता है। कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं हम इसको, सुपर ईगो कहते हैं इसको, आदर्शवादी भी कहते हैं। अब इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, एक बार आप इसे देखिए कहना क्या चाहता है चीज़ें, एग्जाम्पल से भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अर्ध चेतन मन जिसे हम इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं और इसको ईगो भी कहा जाता है। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है अचेतन मन, इसको ईद प्रवृत्ति मानी जाती है, सुखवादी, इनडायरेक्टली इच्छाओं को पूरा करता है। तो चलिए एक बार इसको एग्जाम्पल से भी हम आके समझते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना हिमखंड, बर्फ़ के टुकड़े से की है। इनका कहना था कि जैसे पानी में बर्फ़ का टुकड़ा डालने पर 1/10 भाग ऊपर रहता है, बाकी का नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार तैरते हुए पानी में जो ऊपर आपको 1/10 पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है? आपका चेतन मन। मतलब आप ये मानकर चलिए कि कहता है कि 10 में से सिर्फ 1 भाग ऐसा है हमारे दिमाग का जो चेतन मन का होता है, बाकी सारा क्या है? अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अब यहाँ पर चेतन मन का मतलब क्या है? चेतन मन का मतलब होता है जो माइंड हमारा अलर्ट है, अवेयर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जागृत अवस्था का 1/10 भाग, मतलब सिर्फ 10% जो हमारा माइंड अलर्ट होता है उसको हम कहते हैं चेतन मन। अर्धचेतन मन जो दोनों के बीच की अवस्था है, मतलब अचेतन मन कौन सा है? सुप्त अवस्था कहीं, या फिर ये कहीं जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो इतना अवेयर नहीं होता, 90% माइंड हमारा ऐसा होता है, अचेतन मन। अब अचेतन मन को थोड़ा और अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करें तो ये वो माइंड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ड्रीमिंग करते रहते हैं। डे ड्रीमिंग मतलब हम अपने ही दिमाग में सपने बनाते रहते हैं। स्वप्न, दमित इच्छाओं का जो भंडार है, जो इच्छाएं हमारी कभी पूरी नहीं हुई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाती हैं, तो वो होता है अचेतन मन, जहाँ पर हमारे सपने होते हैं, हमारी दमित इच्छाएं होती है, जो इच्छाएं हमने दबा ली, उन्हें पूरा नहीं किया, तो मन का डूबा हुआ वो भाग। तो 90% हमारा माइंड कैसा होता है? लगभग अचेतन मन होता है।
तो यही यहाँ पर मीनिंग आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि चेतन मन का मतलब क्या होता है, पूरा ध्यान एक तरफ लगाओ और अपना 100% दो, उसी को क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। जो इच्छाएं दब जाती हैं उसे दमित इच्छाओं का भंडार कहा जाता है। तो मैंने दोनों ही मीनिंग यहाँ क्लियर कर दी, चेतना क्या होती है और अचेतन क्या होता है। जो इच्छाएं दब जाती है, जिस मन में वो स्टोर होती हैं, उनका भंडार ही अचेतन मन कहलाता है। अब यहाँ पे अर्धचेतन मन क्या होता है? अर्धचेतन मन जैसे कि तुतलाना, हकलाना, अटक जाना, भूल जाना, घबराहट होना, डबल माइंडेड हो जाना, तो ये सारे हमारे अर्धचेतन मन के एग्जाम्पल हैं। अब आप इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने, आप मार्केट गए मान लीजिए, अब वहाँ पे आपको एक पर्स मिला, उसको क्या कहेंगे? चेतन मन। उसको क्या कहेंगे आप? आपका चेतन मन, मतलब आप अवेयर हैं तभी आपको पता लगा यहाँ कोई पर्स पड़ा है। आप वो पर्स उठा लिया, आपने जैसे ही वो पर्स उठाया, आप डबल माइंडेड हो रहे हैं कि अब इस पैसों का क्या करेंगे। जब डबल माइंड वर्ड आपको दिख जाए, आपको ये ध्यान रखना है, ये सिचुएशन होती है हमारी यहाँ डबल माइंड। जब भी किसी सिचुएशन में हम डबल माइंड हो रहे होते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन कौन सी होती है? अर्धचेतन मन की होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है कि जब हमने सोचा कि ये पैसे रख लेते हैं और इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, यानी खर्च कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया? हम इनडायरेक्टली अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। जब इनडायरेक्टली इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो वो कौन सा है? अपना अचेतन मन। मतलब जब भी आपकी इसमें कोई मेहनत तो नहीं लगी, आपने किसी का पर्स मिला, आपने पैसे निकाले और आपने उसको सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो मतलब यहाँ आप क्या कर रहे हैं? अचेतन मन में इनडायरेक्टली आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ डबल माइंडेड हो रहे हैं, वो आपकी अर्थ चेतन है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि फिर आपने सोचा कि नहीं, ये सही नहीं है, कि चोरी करना सही बात नहीं है, तो आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, हमें चोरी नहीं करना चाहिए। इस पर्स में अगर किसी का कोई एड्रेस अगर हमें मिल जाता है, तो हम उस एड्रेस पे इसको रिटर्न कर देंगे। तो आपने क्या किया? वहाँ पर अपनी चेतन मन है, वो आपका मन क्या कहलाएगा? चेतन मन। जो आप क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं को ऐसे इस तरीके, गलत तरीके से आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये माइंड क्या कहलाता है? अचेतन मन, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल से आप याद रख सकते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हमने किसी का नाम किसी को हम जब हम किसी को उसके नाम से जानते हैं या सिर्फ शक्ल से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्धचेतन मन, या कोई जाना पहचाना सा लगता है, मतलब डबल माइंडेड हो रहे हैं। हम किसी को देख के सोचते हैं इसको देखा तो है, बट इसका नाम नहीं पता, तो इस तरीके से कई बार हो जाता है। जब हम उसे अच्छे से पहचानते हैं, तो वो क्या है? चेतन मन। जब हम उसे पूरी तरह से भूल चुके हैं, तो वो होता है आपका अचेतन मन। तो इसी स्लाइड में अगर आप देखिए थोड़ा सा बैक यहाँ पर, अब आपको ये स्लाइड जो है क्लियरली समझ आ जाएगी। ये वाली जो चेतन मन होता है, ठीक है, जो आपका चेतन मन क्या है? डायरेक्टली इच्छाओं को पूरा करता है, और कॉन्शियस माइंड से आपका सुपर ईगो कहते हैं आदर्शवादी है, जिसमें आपने पर्स को रिटर्न कर दिया था। अर्धचेतन मन सबकॉन्शियस ईगो, जहाँ आप डबल माइंडेड हो रहे थे। अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, को इट भी कहते हैं, सुखवादी भी कहते हैं, मतलब आप मेहनत नहीं करना चाहते, इनडायरेक्टली चाहते हैं जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर ये जो है, ये एक कॉन्सेप्ट है सिगमंड फ्राइड का दिया हुआ। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ हम देखते हैं मनोविज्ञान। अब यहाँ पर से विज्ञान का मतलब हम समझे, तो विज्ञान का मतलब है जो प्रयोग पर आधारित होता है। अब यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की गई है, अगर विज्ञान प्रयोग पर आधारित है, तो मनोविज्ञान भी प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। पर आज तक मनोविज्ञान पर कोई प्रयोग नहीं किया गया, तो पहली बार विलियम वुंड ने एक्सपेरिमेंट करके अपने सिद्धांतों को सिद्ध करके दिखाया। मतलब यहाँ पर क्या है? विलियम वुंड ने सबसे पहले क्या किया? मनोविज्ञान पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ये कहा कि जब विज्ञान जो है प्रयोग पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, तो हमारा मनोविज्ञान भी क्या होना चाहिए? प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए विलियम वुंट ने जो किया क्या, 1879 में जर्मनी में, ये जर्मनी से संबंधित थे, तो वहाँ से संबंध रखते थे, तो इन्होंने लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर, इन्होंने उस यूनिवर्सिटी में पहली बार साइकोलॉजी की लैब लगाई, और मनोविज्ञान प्रयोगशाला, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी थी, उसके जनक माने जाते हैं ये। तो अगर आपसे पूछें कि सबसे पहले साइकोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था,
विलियम वुंट ने कहाँ किया था? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ किया था? लिप्जिंग शहर में किया था। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है? उसे भी विलियम वुंट को माना जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और इनका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इनका जो ये कॉन्सेप्ट है ये अंतर्दर्शन विधि के ऊपर आधारित था। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, अंतर्दर्शन विधि मतलब इन्होंने कौन सा मेथड अप्लाई किया था? अंतर्दर्शन विधि। तो यहाँ पे फिर से एक बार दिया है, चेतना क्या है? संवेदना हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों को द्वारा पांचों ज्ञान इंद्रियों को यूज करके लिया गया जो ज्ञान है वही हमारी संवेदना और वही हमारा चेतना कहलाती है। ये तो बीच में एक छोटी सी डेफिनेशन आ गई। तो ये आपको ये क्लियर होगा, यहाँ से विलियम वुंट का कॉन्सेप्ट आया। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया एरिस्टोटल का, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। फिर आया पेम्पनोजी, मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। फिर आपका आया विलियम जेम्स का, जिसने कहा कि यहाँ पर एक फिर यहाँ आया विलियम वुंट का। विलियम वुंट ने क्या कहा? चेतना के बारे में बात कही, और विलियम वुंट ने ही चेतना के ऊपर बात की है। विलियम वुंट ने ही कहा कि इसके ऊपर प्रयोग किया जाना चाहिए, और इन्होंने ही लिप्सिंग शहर में पहली अपनी क्या की? साइकोलॉजिकल लैब लगाई। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, विलियम वुंट के बारे में थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। विलियम वुंट का जो कॉन्सेप्ट था वो संरचनावाद था। विधि पूछे तो कौन सी थी? अंतर्दर्शन विधि थी। और इनका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया संरचनावाद, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म पर बात की। और टिचनर भी जो थे इनके साथ रहे। अब विलियम वुंट थे जिन्होंने क्या किया? फिलोसफी और साइकोलॉजी को अलग अलग किया था। स्वतंत्र मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। देखिए, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्र मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? दर्शन शास्त्र को और मनोविज्ञान को अलग अलग किया था। तो इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्रता दिलवाई, और इसीलिए इन्हें स्वतंत्र मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अब जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने लैब लगाई थी उस यूनिवर्सिटी का नाम था लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका नाम आज के समय में क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है। और 1880 में, अब इन्होंने 1879 में तो एक्सपेरिमेंटल लैब लगाई। नेक्स्ट ईयर 1880 में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को स्वतंत्रता दिलवा दी, और स्वतंत्र मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। इनका कॉन्सेप्ट था संरचनावाद, और जो किस पे आधारित था? चेतना के ऊपर आधारित था। मतलब चेतना के निर्माण को जानने की कोशिश की। संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर, चेतना के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की गई, चेतना के निर्माण को जानने की कोशिश की गई है। अब विलियम वुंट के बाद नेक्स्ट एक और आए साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या कहा कि आप चेतना की संरचना पर नहीं, उसके कार्य पर बात उन्होंने की। अब विलियम जेम्स जो थे ये अमेरिका में थे, और इन्होंने प्रकार्यवाद, संरचनावाद पर नहीं प्रकार्यवाद पर ध्यान दिया। मतलब कि कोई चेतना कार्य कैसे हमारी चेतना जो है वो काम कैसे करती है। अब चेतना के ऊपर विलियम जेम्स ने क्या कहा कि विलियम जेम्स चेतना के निर्माण नहीं, चेतना के कार्य के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमें चेतना के निर्माण के बारे में नहीं जानना, हमें ये जानना है कि चेतना हमारी काम कैसे करती है। तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, वहाँ एक प्लेस है मैसाचुसेट्स, वहाँ से ये रिलेटेड है। और विलियम जेम्स ने 1890 में, मतलब 1890 में इन्होंने यहाँ पर क्या किया? एक साइकोलॉजिकल लैब लगा दी। विलियम वुंट ने तो लगाई थी 1879 में, और 1890 में विलियम जेम्स ने लगाई। ये सेकंड साइकोलॉजिकल लैब थी, ठीक है, मतलब विश्व की सेकंड लैब थी जो विलियम जेम्स ने लगाई। लेकिन अमेरिका की क्या थी? अमेरिका की फर्स्ट लैब थी। तो अमेरिका के लोग जो है विलियम जेम्स को ही अपना साइकोलॉजी का फादर मानते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब विलियम जेम्स ने 1890 में जो बुक लिखी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसे मनोविज्ञान के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। 1890 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक को मनोविज्ञान का आधार माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत शामिल किए गए, सिद्धांत शामिल किए गए, बहुत से साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट अगर पूछे तो वो कौन है? विलियम जेम्स। अब आपको ध्यान रखना है, सिंपल पूछे फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो आप बोलेंगे एरिस्टोटल। अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो आप बोलेंगे विलियम जेम्स, ठीक है। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब किसने लगाई? विलियम वुंट ने। कब लगाई? 1879 में। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वो भी कौन है? आपके विलियम वुंट, जिसने स्वतंत्रता दिलवाई, स्वतंत्र
मनोविज्ञान के पिता वो भी कौन है, विलियम वुंट। तो ये आपको अलग अलग जो है सारे याद रखने हैं। अब यहाँ पर इनकी एक लिमिटेशन थी, चेतना को लेकर फिर लिमिटेशन आ गई। जो प्रयोग होता है, प्रयोग तो मूर्त चीज़ों पर किया जाता है। मूर्त मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब जो चीज़ें देखी जा सकती है। पर चेतना को तो सीधे नहीं देखा जा सकता, चेतना तो सीधी दिखाई नहीं देती। तो 19 सेंचुरी के एंड में चेतना का मनोविज्ञान वाली परिभाषा भी जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, अब उस नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर आ गए जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने यहाँ पर क्या किया, जेबी वॉटसन आए और 20वीं सदी के अंत में इन्होंने एक नया वर्ड दिया कि व्यवहार, व्यवहार का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। अब जो यहाँ मैकडूगल थे, वुडवर्ड थे, ये जो नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए, इससे सहमत थे जेबी वॉटसन से, और इन्होंने कहा कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, और इसको नाम दिया गया व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म जिसको कहते हैं। तो ये कब आया, 1924 में, ये याद रखना है। व्यवहारवाद के नाम से बुक आई, व्यवहारवाद के नाम से एक बुक आ गई, और जिसमें आज के टाइम में हम इसी को, कॉन्सेप्ट को मानते हैं। वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान ही आपका क्या है, यहाँ पर चल रहा है। तो विज्ञान का यात्रा, आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट ना याद रहे तो इस तरीके से एक ट्रिक है छोटी सी, कि आम चाव से खाने हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, मैंगो तो सभी को पसंद होते हैं, आम चाव से खाने हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो अ से आत्मा, म से मन का, पहले आत्मा कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, पहले आत्मा का कॉन्सेप्ट आया, फिर मन का आया, चेतना का आया, फिर व्यवहार का आया। आत्मा का किसने दिया, अरस्तू ने। मन का दिया, हार्ट पंप करता है, इस तरीके से याद रखना, जैसे पेम्पोनोजी पंप करता है। मन का विज्ञान पेम्पोनोजी ने दिया, फिर वुंट ने दिया, और फिर ये वॉटसन ने दिया। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और साइकोलॉजी और लोगस, आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये आपको ऐसे ही लर्न करना है।